अब तक आपने देखा कि सिंहासन पर बैठी परछाई शीशराज राक्षस को प्रकट करता है, जिसके कारण भोला चमेली शीशे में कैद हो चुके थे। तो वहीं हर्ष को किताब पढ़ते हुए झपकियां आती है। वो मुंह धोने जाता है तो शीशे में देखते ही उसमें कैद हो जाता है। तो काली को हर्ष के मुसीबत में होने का आभास होता है। दूसरी तरफ भोला की पत्नी पार्वती भोला के घर न आने की बात सरपंच को बताती है। काली हर्ष के घर जाती है तो शीशे में कैद हर्ष की आवाज सुनकर वो दंग रह जाती है। तो वहीं दूसरे गांव का सरपंच पंचायत ऑफिस आता है और फिर काली दोनों गांव में सभी को शीशों पर कपड़ा लगाने को कहती है। लेकिन नितिन जब शीशा देखता है तो वहाँ शीशराज प्रकट होता है। नकाब वाली भी वहाँ आती है तो शीशराज उस पर शीशे के टुकड़ों से वार करता है। काली घायल हालत में एक विशाल पत्थर से उस पर वार करती है और आखिर में अपने एक रतन से उसका खात्मा कर गांव वालों को मुक्त कराती है। अब आगे। आज सुबह कृष्ण देर तक सो रहा था तो गुलशन पंचायत ऑफिस आता है और पंचायत ऑफिस में जगह जगह बिखरे पत्ते और धूल मिट्टी देखकर वो जोरों से खांस पड़ता है। ये क्या हाल हो गया है पंचायत ऑफिस का? गुलशन के खांसने की आवाज सुनकर बेड के किनारे पर सोया कृष्ण नीचे गिर पड़ता है और अपनी कमर पकड़कर कहता है, अरे मर गया। मेरी कमर। इतनी भयानक तरीके से कौन खास रहे? अच्छा जी, अंदर क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे मरने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सरपंच जी भी ना पता नहीं सुबह सुबह क्या करने आ गए। अरे अरे सचिव जी, अभी तक सोए हुए हैं क्या? नहीं, मैं तो मुंजरा कर रहा था बेड पर लेटे लेटे। आप भी कर लीजिए, आइए। इतनी सुबह सुबह कैसे आए आप? अरे 10 बज गए हैं सचिव जी। अरे का पंचायत ऑफिस का क्या हाल बना रखा है आपने? तभी कृष्ण उठकर अपनी कमर पकड़े कमरे से बाहर आता है तो पंचायत ऑफिस में गंदगी देखकर कहता है, अरे कल रात तेज आंधी आई थी ना गांव में, और लगता है कल रात ऑफिस का दरवाजा खुला ही रह गया होगा। किसी काम के नहीं है सचिव जी आप। देखो दरवाजा बंद करना भूल गए। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? कौन सा आपको सफाई करनी है? आता होगा कहाना, कर देगा वो सफाई। और आप मुझे भी नहाने धोने दीजिए यार। हाँ तो जाइए। हमने आपको कौन सा पकड़कर झप्पी दे रखी है? कैसे कैसे लोग हैं यार, एक तो सोने नहीं देते और ऊपर से कभी भी टपक जाएंगे एकदम से। काली स्कूल जाने के लिए तैयार होकर नाश्ता कर रही होती है। तभी वो कुछ सोचते हुए खुद से कहती है, भोलेनाथ की कृपा से मैंने गांव पर आई मुसीबत का अब तक पूरी हिम्मत से और डट कर सामना किया है। लेकिन पिछले दिनों हुई घटनाएं आखिर क्यों हुई हैं समझ नहीं पा रही हूँ। और अब तो सोमगढ़ पर भी दिक्कतें आने लगी हैं। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? काली ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी माँ उसे रोटी देते हुए कहती है, अरे कहाँ खो गई? खाती क्यों नहीं? काली खाना खा, अच्छा नहीं बना क्या? नहीं नहीं माँ, आपके हाथ का खाना अच्छा ना हो, भला ऐसा कभी हो सकता है? वो तो मैं कुछ सोचने लगी थी बस। यही तो दिक्कत है तेरी, हमेशा कुछ न कुछ चलता ही रहता है तेरे दिमाग में। ठीक है माँ, मैं अभी खा लूँ वरना देरी हो जाएगी स्कूल पहुँचने में। कुछ देर में काली खाना खाकर स्कूल के लिए निकल जाती है तो वहाँ पंचायत ऑफिस में कान्हा साफ सफाई कर देता है। जिसके बाद कृष्ण और गुलशन अपना अपना काम करने लगते हैं। गुलशन के बार बार खांसने से कृष्ण परेशान होने लगता है। तभी काली वहाँ आती है और गुलशन को कहती है, गुलशन काका, अच्छा हुआ आप यही हैं। सचिव जी, गांव में पोलियो बूथ लगाने की अनाउंसमेंट करवा दीजिएगा ताकि लोगों को तारीख याद रहे और समय आने पर वो अपने बच्चों को पोलियो पिलाने ले जा सकें। हाँ काली, मैं बस उसी का काम कर रहा था और मुझे। इससे पहले कि कृष्ण आगे कुछ बोलता, गुलशन फिर एक बार जोर से खांस देता है तो कृष्ण अपने मन ही मन कहता है, हद हो गई यार, टीबी के मरीज की तरह खांसे ही जा रहे हैं सरपंच जी। क्या कहा सचिव जी आपने? अरे मैं भी तो कहना ही चाह रहा हूँ, पर ये सरपंच जी कुछ कहने ही नहीं दे रहे मुझको। जब आप उनकी उम्र में आएंगे ना, तब आप भी ऐसे ही खासेंगे। और हाँ, जो भी बताना है जल्दी कहिए, मुझे स्कूल भी पहुँचना है, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। बोल तो वैसे रही है जैसे मैं यहाँ पर नल्ला बैठा हूँ। एक इसका काम ही तो काम है, हम तो पागल बैठे हैं यहाँ। जैसे एक दिन नहीं पढ़ाएगी तो पूरा गाँव अंगूठा छाप ही रह जाएगा। कृष्ण के मन की ये बातें काली सुन लेती है, लेकिन पहले की तरह नजरअंदाज नहीं कर पाती और गुस्से में बोल पड़ती है, आप खुद को समझते क्या हैं? मुझे पता है आप मन में जरूर मुझे बुरा भला कह रहे हैं। भगवान करे अब से आप जिसके भी बारे में जो भी मन में कहे ना, वो आपकी जुबान पर आ जाए। अब इन्हें अकल आएगी
मन ही मन कितना कुछ कहते हैं ना ये लोगों को। अब जब इनके मन की बातें इनके मुंह से निकलेंगी तो पता चलेगा कि ये कितना उल्टा बोलते हैं लोगों को। अरे अरे काली बिटिया, तुम काहे गुस्सा कर रही हो? तुम स्कूल जाओ, हम संभाल लेंगे सचिव जी को। सनक गए हैं ये आज। आप मुझे संभालेंगे? सीरियसली? अरे आप खुद को तो संभाल नहीं पाते। एक तो सुबह सुबह बेवक्त टपक गए, ऊपर से उसी समय खास खास कर मेरे कान में दर्द कर दिया। जानते हो ना, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो जाती है ना, उसको टीबी हो जाता है। अस्पताल जाकर तो आओ एक बार। पर नहीं, इनको तो खास खास कर मेरे कान में दर्द करना है ना। सबको मैं ही नल्ला बेरोजगार छपरी लगता हूँ क्या, जो सबके सब मेरे पास आके खड़े हो जाते हैं सुबह सुबह? सचिव जी, ये क्या बकवास किए जा रहे हो आप? ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं नहीं बोल रहा ये। गुलशन काका, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे काली, कहाँ चली? मेरी बात अभी पूरी खत्म नहीं हुई है। इतनी अकड़ ठीक नहीं है तेरे लिए, पहले सुन ले। सचिव जी, क्या हो गया आपको? आप तो कभी ऐसे बात नहीं करते थे। अरे ये तो मुझे भी नहीं पता। क्या मैं तो मन में बोल रहा था यार, कहीं काली की बातें तो सच नहीं हो गई। सोमगढ़ में चमेली अपने घर के बाहर बैठकर गोबर के उपले बना रही थी। तभी वहाँ पर लाइना आती है और चमेली को गोबर के उपले बनाते देखकर उससे कहती है, व्हाट इज दिस चिमली? अरे गौरी मैम, हम चिमली नहीं चमेली है, और ये है गोबर का उपला। गोबेर के उपले? गोबेर नहीं, गोबर। वैसे अब तुम काफी अच्छी हिंदी बोलने लगी हो। थैंक यू चिमली। बाय द वे, ये होता क्या है? ये गाय का गोबर होता है। जो आप कुछ खाते हो उसको सुबह निकालते हो, ठीक उसी तरह जब गाय कुछ खाते है तब गाय भी सुबह उसको निकाल देती है और उसके पोटी यानी गोबर का उपला बनाते है। नाउ आई अंडरस्टैंड। चमेली और लाइना आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ घूंघट में एक लड़की आती है और उन दोनों के पास खड़ी होकर उनसे बोलती है, ये तुम क्या बना रही हो? अरे तुम कौन हो? आज से पहले हमने तुमको तो कभी नहीं देखा। वैसे तुमने इतना लंबा घूंघट क्यों डाला हुआ है? क्योंकि मेरा चेहरा। तुम भी गौरी मैम के जैसे सुंदर हो क्या? चलो उठाओ अपना घूंघट। तुम मेरा चेहरा देखकर भागोगी तो नहीं ना? अरे हम कहाँ भागेंगे, आखिर हमारा घर है यहाँ, हम भाग कर जाएंगे भी कहाँ। हे भगवान, ये हम क्या देख लिए? ना जाने हमारे सामने ये अजीब गरीब किस्म के लोग क्यों आते हैं। शरीर से तो इतनी सुंदर, पर शकल से बुढ़िया। अरे हमारी गौरी मैम को ही देख लो, वो कितनी सुंदर है। चमेली सुंदरी को बोलने का मौका तक नहीं देती। ये सब सुनकर सुंदरी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके खोलती है और चमेली के मुंह पर फूंक देती है, जिसके कारण चमेली की शक्ल भी अब बुढ़िया सी हो जाती है। ये देखकर लाइना के होश उड़ जाते हैं। ओह माय गॉड, इट्स मिरेकल। कोई भी इंसान किसी को फूंक से कैसे ओल्ड बना सकते हैं? जानना है? बताऊं? इतना बोलकर सुंदरी लाइना की शक्ल को भी चमेली के चेहरे के जैसे ही बूढ़ी बना देती है। किशनगढ़ में सूरज तेज चमक रहा था, तो वहीं नदी के पास 2 आदमी बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उनकी नजर सामने से आती एक लड़की पर पड़ती है, जिसने अपने चेहरे को घूंघट से ढका हुआ था। उस लड़की को देखकर वो दोनों आदमी बोलते हैं, ये क्या है बे? हमरा मतलब ये लड़की कौन है बे? अरे भैया, हमको पता होता तो हम तुमको नहीं बता देते। ये कमसिन कमरिया वाली लड़की को देखकर तो लग रहा है जैसे इस गांव की नहीं बल्कि कोनो और गांव से आई है। अभी पता चल जाएगा। ओ मैडम, तुम कहाँ से आई हो? और एक कमरिया मटकाते हुए कहाँ जात हो? उनकी बातें सुनकर वो लड़की रुक जाती है और उनकी तरफ आकर कहती है, मैं सुंदरी हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर रहने के लिए जगह कहाँ मिलेगी? भैया, ये नई लड़की है और तुम तो जानते हो ना, किशनगढ़ में आज तक जो भी नया व्यक्ति आया है मुसीबत ही लाया है। जानते हैं, लेकिन देवो अतिथि भव भी कुछ होता है, इसलिए इसको बताना होगा। देखिए मैडम, हमारे यहाँ पर रहने की कोई जगह नहीं है, पर हाँ, हम आपको गांव के अंदर ले जाते हैं। क्या पता आपको कोई जगह दे दे। उस आदमी की बातें सुनकर सुंदरी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो सभी चल ही रहे थे कि तभी सुंदरी उससे सवाल करती है, सुनिए, जी कहिए। क्या मैं सुंदर हूँ? हमका क्या पता, जब हमने तुम्हारा चेहरा देखा ही नहीं तो हम ये कैसे बता दे कि तुम सुंदर हो या नहीं। तुम मेरा चेहरा देखना चाहते हो? अगर तुमने मेरा चेहरा देखा तो तुम मेरी तारीफ करोगे ना?
डरोगे तो नहीं? अरे जब अपना चेहरा दिखाओगी तभी तो हम तुम्हारी तारीफ करेंगे ना। अब जैसे ही सुंदरी अपने घूंघट को उठाती है तो वो आदमी उसके चेहरे को देखकर हैरान होने के साथ साथ डर भी जाता है। चुड़ैल? ये तो कोई लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, चुड़ैल। अरे भैया भागो। रुक जाओ, जब मैंने तुम्हें अपना चेहरा दिखाया है तो तुम इस तरह से भाग नहीं सकते हो। तुम्हारा चेहरा इतना बदसूरत और खराब है, पहले पता होता तो हम तुझसे बात तक नहीं करते। इतना बोलकर अब वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर सुंदरी अपनी आंखों के जादू को करती है और उनको भागने से रोक देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की? अगर मेरा चेहरा सुंदर नहीं है तो मैं तुम्हारा चेहरा भी बदसूरत कर दूंगी। इतना बोलकर अब सुंदरी अपनी आंखें बंद करती है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है वैसे ही उसकी आंखों से एक चमक बाहर आती है, जिसके बाद वो अपने मुंह से उन दोनों के मुंह पर फूंकती है और उसके फूंकते ही उन दोनों का चेहरा भी ठीक वैसा ही हो जाता है जैसा कि सुंदरी का था। सुंदरी को कुछ दूरी पर एक नदी नजर आती है तो वो नदी के पास से कुछ औरतों के साथ शारदा और अमोली की माँ पानी का मटका लेकर जा रही थी। तभी सुंदरी उन औरतों के पास जाती है और सुंदरी की मटकती कमर को देखकर शारदा अमोली की माँ के कान में कहती है, ये पतली कमरिया कौन है अमोली की अम्मा? अरे ऊ का हमरी फूफी लागत है जो हमको पता होगा। तुमको का है? होगी कोई? चलो धूप बहुत तेज है। सभी औरतें आगे बढ़ जाती हैं। शारदा और अमोली की माँ बातें करते हुए धीरे धीरे चलती हैं। तभी सुंदरी उनके सामने आ जाती है। क्या मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा? तुम हमसे बोल रही हो का? इसीलिए कहते हैं शारदा बहन, कान में तनिक तेल डाला करो ताकि ठीक से सुनाई दे। अरे हमको सुनाई दिया था, हम तो ऐसे ही पूछ लिए कि हम सही सुने भी हैं कि नहीं। वैसे पानी पीना है तो घूंघट हटा लो तनिक। हाँ क्यों नहीं, अभी हटाती हूँ ना। उसकी बातें सुनकर शारदा उसे पानी पिलाने के लिए मटके को आगे करती है तो वही पानी पीने के लिए सुंदरी अपना घूंघट हटाती है। जैसे ही सुंदरी अपना घूंघट उठाती है वैसे ही उसका चेहरा देखकर शारदा की आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसके हाथ से मटका छूट जाता है, जिसके बाद वो उसके चेहरे को देखकर कहती है, शरीर से तो इंद्रलोक की अप्सरा लग रही हो, लेकिन शकल से तो ऐसा लग रहा है जैसे इंद्रदेव का वज्र सीधा तुम्हारे चेहरे पर लगा हो। शारदा बहन, ये तुम क्या कह रही हो? हम तो सच कह रहे हैं, इसका शकल देखा है कितना भयंकर लग रहा है। शारदा की बात सुनकर सुंदरी को गुस्सा आ जाता है और वो बस शारदा को ही घूरने लगती है। अरे घूर का रही है, खाएगी का? नहीं, तुझे सबक सिखाऊंगी। का मतलब? सुंदरी शारदा की बातों का कोई जवाब नहीं देती और एक बार फिर वो अपनी आंखें बंद करके खोलती है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है वैसे ही उसकी आंखों से एक चमक आती है, जिसके बाद वो अपने मुंह से शारदा के मुंह पर फूंकती है और उसके फूंकते ही शारदा का चेहरा भी एक 90 साल की बुढ़िया के जैसा हो जाता है। हाय दैया, ई का हो गया? ए लड़की, तू कौन है जो अपनी एक फूंक से ही शारदा बहन को ऐसे बुढ़ी बना दी? अमोली की माँ का जवाब सुंदरी नहीं देती और वो अपने घूंघट को ओढ़कर चली जाती है। सुबह की घटना के बाद कृष किसी से भी बातें नहीं कर रहा था और वो अपना मूड ठीक करने के लिए गांव में टहलने निकलता है। वो मंदिर के पास से गुजरता है। अले ततीब दी लाते ते हतिये जल्दी, हमें मंदिर की पलीतलमा पूली तलनी है। अले तेली पलितमा, अभी मैं बिना बात के क्यों तुतला रहा हूँ? और तुम अपनी तोंद को थोड़ा पीछे नहीं कर सकते? कहीं से भी निकलती जा रही है। ध्यान मत दे नील, ध्यान मत दे, हमें पलीतलमा पूली तलनी है। ओम ताली मिल जाए नमः। ओम ताली मिल जाए नमः। ओम काली मिल जाए नमः। ओम काली मिल जाए नमः। अबे ओ काली के पुजारियों, क्या काली काली नाम जप लगा रखा है? अरे भोलेनाथ तुम्हें काली तो क्या, काली की बाली भी भूल से नहीं देंगे। ततीब दी ऐते त्यों तैले हम तो, भगवान पल पूला बल होता है, वो माली दलूल तो नहीं दे। अरे तुम्हारी तो गांव का कुत्ता नहीं सुनता, भगवान कहाँ से सुनेंगे? तुम तीनों इस किशनगढ़ के वो 3 नालायक बंदर हो जिसको ना तो कभी केला मिलेगा और ना ही कभी लैला। ये सब कहकर कृष अपने मुंह पर हाथ रख लेता है और दुखी होकर कहता है, ये मेरी जुबान को क्या हो गया? मैं अपनी मन की बात खुलेआम कैसे बोल रहा हूँ? क्या बोल रहे हो? अरे सचिव जी,
बिना तराजू के आप क्या तोल रहे हो? ततीब दी आपती तलवी बातें तुम तल ऐता लदला है तात में अपने भाई ती तला बैला ही होता तो मुझे तमते तम आपती ये तलवी बातें तो नहीं सुननी पड़ती। क्रिश आगे बढ़, वरना तेरी मन की बातें तुझे आज कहीं का नहीं छोड़ेगी। देखना ना भूलिए काली द वुमेन वॉरियर सीजन 2 के चटपटे और मजेदार एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।